नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि हमने इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे सॉल्व, जबकि आपके बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया गया है। तो 10 तक अगर आप कर लिए हैं तो अपना नोटबुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं इसको रीड करता हूं। अच्छी बात यह है कि पूरे चैप्टर में ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन मिला जिसके में डायग्राम दिया हुआ है। एक शुरुआत में एकदम पहले या दूसरे क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था, अब 11th क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है। हम सॉल्व करते हैं। ए टीबी टावर, एक टीबी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। बैंक ऑफ ए कैनल यानी बैंक का मतलब यहाँ पे बैंक वाला जो पैसा निकालने वाला बैंक नहीं है, एक कैनल है, नहर है, उसके किनारे एक टावर लगा है, टीबी वाला टावर। ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, पहले मैं यहां तक समझा दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसमें हर एक पॉइंट समझना होगा। तो सबसे पहले ये समझ में आया है कि ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, बीसी वाला, ये बीच वाला हिस्सा एक कैनल है, नहर है। उसके एक अपोजिट साइड में एक टीबी टावर खड़ा है और ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में कैनल के पास दूसरे डायरेक्शन में एक पॉइंट पर, पॉइंट से अगर टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो 60 डिग्री हो रहा है, वही बोल रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60। अब देखो क्या कह रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और कोई पॉइंट है। दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये फुट ऑफ द टावर को जोड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वह कितना हो रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। हाइट ऑफ द टावर यानी ए बी और विड्थ ऑफ द कैनल यानी बी सी हमको फाइंड करना है। दो चीज, एक ए बी और दूसरा बी सी हमको फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो दिया गया है, क्या क्या हमको पता है? तो हमको डीसी पता है, सिर्फ कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। 20 मीटर दिया हुआ है। दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक ए बी सी और दूसरा बड़ा वाला ए बी डी। तो हमको पता है कि हम सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर और अपन में बेस, और परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? टेन। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया है ए बी, अपन में बेस क्या दिया है? बी सी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी सी। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू भी हमको नहीं पता है, बीसी का भी वैल्यू नहीं पता है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, इधर नीचे लाइन भी छोड़ देंगे। अब हम लोग सेकेंड ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। इसमें थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या होता है? टेन होता है। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या दिया है? ए बी, ए बी अपन में बेस क्या दिया है? बी डी, बी से लेकर डी तक, बी डी। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1 अपन में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू तो हमको पता नहीं है। बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी डी को मैं लिख सकता हूँ सी डी प्लस बी सी। पूरा लाइन अगर बनाना है तो मैं इसको और इसको पूरा को जोड़ूंगा, BC और CD को जोड़ूंगा तो एक पूरा लाइन बनेगा BD। तो मैं BD को यही लिख दूंगा BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब देखिए BC प्लस CD जो है ये इधर डिवाइड में है, उधर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम नंबर रह जाएगा। तो BC प्लस CD अपन में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू AB।
अब देखो इतना करने के बाद से अब किसका वैल्यू दिया हुआ है ये सोचते हैं। तो सी डी का वैल्यू दिया हुआ है और कुछ हमको नहीं पता है। सी डी का वैल्यू दिया हुआ है, सी डी का वैल्यू, तो बी सी प्लस सी डी का वैल्यू कितना दिया है 20 अपन में, अच्छा ये √3 जो है √3, इसको √3 ही रख देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये दिया है ए बी। अब यहां से दिमाग काम नहीं करेगा कि बी सी और ए बी इन दोनों का वैल्यू तो दिया नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, यहां से या तो बी सी का वैल्यू निकाल ले, बी सी में इधर भेज दूंगा तो √3 नीचे आ जाएगा, या ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी सी को उधर भेज देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, ए बी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। बी सी यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो जाएगा बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी, यानी ए बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी √3 लिख सकता हूँ। ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, बी सी √3 लिख सकता हूँ। तो मैं वही काम करूंगा, बी सी प्लस 20 अपन में √3 इज इक्वल टू ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी सी √3। अब देखिए √3 यहाँ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ चंदन सर स्टाइल, बी सी प्लस 20 इज इक्वल टू √3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा इधर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और बचेगा बी सी। समझ में आया है, रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर बाहर निकल जाता है जो एग्जैक्टली अंदर रहता है। तो 3 था तो 3 बाहर निकल गया और बचा बी सी। अब देखो बी सी इधर प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो -20 इज इक्वल टू 3 बी सी प्लस बी सी, दूसरी तरफ जाएगा तो -बी सी, और 3 बी सी में से एक बी सी चला जाएगा तो 2 बी सी बचेगा, इधर 20। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, नीचे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू बी सी, और 2 से 20 कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, तो ये आ गया 10 मीटर इज इक्वल टू बी सी। अब बी सी था क्या, बी सी था कैनल का विड्थ, तो हम एक चीज निकाल लिए द विड्थ ऑफ द कैनल, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। तो विड्थ क्या निकाल दिए 10 मीटर। अब क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर के लिए ए बी अपन में बी सी। अब जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट दिया है यहां पे हम पुट कर सकते हैं, लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है, बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी का ही तो वैल्यू निकालना है तो टावर का हाइट हो जाएगा हमारा। बी सी की जगह पे क्या पुट कर देंगे 10, तो 10 √3 मीटर इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया 10 √3 मीटर, और हम लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन लंबा था लेकिन समझने वाला क्वेश्चन था। अगर डायग्राम नहीं दे तब हमको कंफ्यूजन होगा, और ये कंफ्यूजन सिर्फ तभी दूर हो सकता है जब हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर अच्छे तरीके से डायग्राम बनाएं, जो कि मैं जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट में शुरुआत में ही बोला था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छा डायग्राम बनाना होगा, फिर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। इसका मतलब एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। अब क्वेश्चन को फिर ध्यान से समझो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फॉर द केबल टावर, यानी एक टावर है, एक क्या है टावर है, और इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग से यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वह कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री। और हमको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, और यहाँ पे क्या ड्रॉ करना होगा 60 डिग्री। समझ में आया। अब पढ़ते हैं फिर से, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी यहां से केबल टावर के फुट पे देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे कितना बन रहा है
5 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना होगा ये हमको बताना है, टावर का हाइट पता करना है। तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको दे देते हैं डी और इसको बोल देते हैं ई, ये इसका नाम हो गया। अब हमको क्या क्या पता करना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, और इसमें से हमको सिर्फ ये पता है 7 मीटर ये दिया हुआ है। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं तो ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ में आएगा, जिससे समझ में आएगा वैसा हम लोग किया जाएगा। ये कह रहा है कि अगर मैं 7 यहाँ परपेंडिकुलर दिया हूं, बेस निकालूंगा तो ये डीसी हो जाएगा, डीसी हमारा बेस निकल जाएगा, और जितना डीसी होगा, डीसी की सहायता से मैं ईबी, डीसी जितना होगा उतना ही ईबी होगा, क्योंकि ईबी बराबर डीसी है। अगर ईबी निकल जाएगा तो बेस पता है, ये परपेंडिकुलर पता कर सकते हैं, और जब ये पता चल जाएगा उसमें हम 7 जोड़े देंगे तो पूरा एसी पता चल जाएगा। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा कि मैं अभी बोला हूं। अब देखो, या ऐसा होगा कि ये वाला लाइन इस CD के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 45 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपन में बेस लगा देंगे 45 से, हमारा डीसी का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया। या ऐसा कर सकते हैं कि इस एंगल से ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस, ये एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस, यहां से भी पता कर सकते हैं बिना ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाए, जैसी आपकी इच्छा, दोनों में से कोई एक लगाओ। मैं अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूं, मैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला लगाता हूं, जबकि ये वाला भी आसान है। तो जो आपको इच्छा करे वो आप करो। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको क्या गिवन दिया है, तो हमको बिल्डिंग का हाइट गिवन दिया है, और बिल्डिंग हम लोग किसको माना है, ईडी, और ईडी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो बीसी भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, दोनों आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, बिल्डिंग सेंटीमीटर में थोड़ी होगा, बिल्डिंग मीटर में होगा। अब देखो, यहां से जो CD है, CD पैरेलल होगा किसके, ईबी के, इससे क्या हो जाएगा कि एंगल बीईसी, एंगल बीईसी बराबर होगा एंगल ईसीडी के, एंगल ईसीडी के, और ये दोनों कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सा नियम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये 45 हो गया, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या होता है, tan थीटा, और tan कितना दिया है, 45। तो इन ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल ईडीसी, ईडीसी tan 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर दिया है ईडी, अपन में बेस दिया है CD, और tan 45 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू, ईडी का वैल्यू कितना है, 7, अपन में CD का वैल्यू नहीं पता है, तो CD यहाँ पे लिख देंगे, CD यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो CD इज इक्वल टू 7 मीटर। तो CD भी अपना कितना आ गया, 7 मीटर। अगर CD 7 मीटर है, 7 मीटर है, तो EB भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। मैं क्या लिख दूंगा, CD इज इक्वल टू EB, ये दोनों कितना हो जाएंगे, 7 मीटर। ये समझ में आया। अब देखो, EB भी अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, डिग्री दिया हुआ है, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपन में बेस, tan। तो इन ट्राइंगल, मैं यहां पे लिख रहा हूं नाउ चंदन सर स्टाइल, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपन में BE, AB बन जाए भाई, AB अपन में BE, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, √3 इज इक्वल टू, AB का वैल्यू निकालना है भाई साहब, पता ही नहीं है, AB, BE का वैल्यू 7 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब देखो 7 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 7 √3 इज इक्वल टू AB। तो AB का वैल्यू कितना आ गया, 7 √3 मीटर। क्या ये हाइट ऑफ द टावर है, नहीं,
क्योंकि हाइट ऑफ द टावर मतलब ए से लेकर सी तक, और ए से लेकर सी तक को जोड़ने के लिए ए बी प्लस बी सी लाना होगा, और ए बी हमारा कितना आया 7/√3, बी सी कितना आया है 7, ए सी निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी, और ए बी कितना दिया है 7/√3 प्लस बी सी कितना दिया है 7। अब देखिए, अब ये दोनों तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें रूट लगा, इसमें रूट है ही नहीं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, दोनों में 7 है तो मैं 7 कॉमन लूंगा। जब यहां से 7 ले लूंगा तो क्या बचेगा √3, प्लस यहां से 7 ले लूंगा तो सिर्फ 1, तो यह आ जाएगा 7 इंटू में √3 + 1 मीटर, किसका हाइट आ जाएगा, हाइट ऑफ द केबल टावर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है अपने सामने। 13 में क्या कह रहा है, एज एब्जॉर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, वहां से देखा जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप हैं और दोनों को लाइट हाउस से देखा जा रहा है ऊपर से, एक के लिए 30 बन रहा है, एक के लिए 45 बन रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, अच्छा जो लाइट हाउस है उसी के सेम साइड में दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो मैं यहाँ पे लाइट हाउस बना देता हूं। ऐसा समझ लेते हैं कि ये सी लेवल है, ठीक। लाइट हाउस का हाइट जो है वह 75 मीटर दिया हुआ है, और एक ही तरफ दो शिप है यहाँ पे, एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा, जब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जब जब एक शिप को इस वाले शिप को देखा जा रहा है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वह कितना बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और जब इस वाले शिप को देखा जा रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये टावर है और टावर के ऊपर से देखा जा रहा है इस वाले शिप को और इस वाले शिप को। मैं नाम दे देता हूं A B C D। अब इससे पहले अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए हैं जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन था और हम लोग कौन सा रूल अपनाए हैं, पैरेलल लाइन और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम रूल यहां पर भी अपनाएंगे। अगर मैं इसको AP बोल देता हूं तो AP क्या है, परपेंडिकुलर है BD के, इससे क्या होगा, ये जो 45 डिग्री है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो जाएगा, और ये 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर अपन में बेस हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दो शिप के बीच में D और C के बीच में कितना दूरी है ये हमको पता करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो जो अभी काम किया हम लोग वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए क्या, कंस्ट्रक्शन ही कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन AP पैरेलल टू BD। किसके पैरेलल बना दिया, BD, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसे क्या होगा कि एंगल PAC बराबर होगा ACB के, बराबर होगा एंगल ACB के, और ये दोनों कितने होंगे, ये 45 और ये भी 45, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 45। इसी तरीके से एंगल PAD इक्वल होगा एंगल ADB के, एंगल ADB के, और ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 30 डिग्री। अब देखो, अब एंगल ऑफ एलिवेशन वाला रूल नियम काम करेगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस 45 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ABC
इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर अपन बेस लगाना है तो कौन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा और tan 45 दिया है तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपन में बी सी ए बी अपन में बी सी tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू ए बी कितना दिया है 75 तो ए बी 75 अपन में बी सी यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर तो बी सी भी कितना आ गया 75 मीटर बी सी भी कितना आ गया 75 मीटर हमको क्या निकालना है सी डी निकालना है और सी डी निकालने के लिए ए बी डी में जाना पड़ेगा तो इन ट्राइंगल ए बी डी यहाँ से नाउ चंदन सर स्टाइल इन ट्राइंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर अपन में बेस और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री तो परपेंडिकुलर अपन में बेस फिर से tan थीटा तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है ए बी अपन में बेस कितना दिया है बी डी निकालना है tan 30 कितना होता है 1 अपन में √3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू 75 तो ए बी 75 बी डी को मैं क्या ले सकता हूं बी से लेकर डी तक को मैं दो लाइन से बना सकता हूं बी सी प्लस सी डी पूरा मिला के बन जाएगा बी डी तो क्या मैं इसको यही वाला लिख दूं क्या लिख दूंगा बी सी प्लस में सी डी इससे क्या फायदा हुआ कि ये पूरा 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी सी प्लस में सी डी इज इक्वल टू √3 जाके 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75 √3 कोई दिक्कत नहीं अब देखो BC का वैल्यू यहाँ जो BC दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है 75 तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 75 प्लस में CD का वैल्यू तो पता नहीं है तो CD इज इक्वल टू 75 √3 75 उधर प्लस में है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में तो लिख देंगे CD इज इक्वल टू 75 √3 माइनस का 75 अब क्या 75 √3 में से 75 जाएगा नहीं जा सकता है क्योंकि इसमें रूट है इसमें रूट नहीं है तब हम क्या करेंगे दोनों में 75 है और 75 क्या हो जाएगा कॉमन तो CD इज इक्वल टू 75 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां से 75 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा सिर्फ √3 माइनस यहां से 75 कॉमन लूंगा तो 1 और ये हो जाएगा मीटर अब देखिए CD का वैल्यू दो शिप के बीच का यही डिस्टेंस है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स और हमने पता कर लिया कितना आया 75 इंटू में √3 माइनस का 1 मीटर तो हम लोग देयरफॉर करके लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स दिस अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है अच्छा इस क्वेश्चन में भी डायग्राम पहले से दिया है अगर नहीं भी दिया होता तो हम लोग ड्रॉ कर लेते ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल एक लड़की है जिसकी हाइट कितना है 1.2 मीटर स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द दो बार मैं विद द लिख दिया हूं वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एक लड़की यहाँ पे एक लड़की है इसका बाल बना देते हैं ये लो ये यहाँ पे एक लड़की है ये एक बलून को देख रही है जो हवा के साथ हॉरिजॉन्टली बह रहा है मतलब ऐसे बह रहा है हवा के साथ एट द हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड यानी ग्राउंड से इस बलून का हाइट कितना है 88.2 मीटर यहाँ से ग्राउंड से अगर देखा जाए तो इसका हाइट कितना है 88.2 मीटर अब क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स लड़की के आंख से बलून को जब देखा जा रहा है एट एनी इंस्टेंट तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 60 डिग्री यानी यहाँ पे इस बलून को जब लड़की देख रही है तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री कुछ समय बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जा रहा है मतलब जब नजदीक देख रही होगी तो 60 डिग्री जब दूर जा रहा होगा तो नजर नीचे कर रही होगी तो एंगल घटता जा रहा होगा कितना बन रहा होगा तब 30 डिग्री बन रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल यानी यहां से यहां तक की दूरी पता करना है कि पहले बैलून यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया पहले बैलून यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया ये हमको पता करना है ठीक है तो इसको पता करने के लिए हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी इसको ई डी नहीं देते हैं इसको बोल देते हैं डी ई और इसको हम लोग बोल देते हैं एफ इसको क्या बोल देते हैं एफ
ये लड़की का हाइट है, तो लड़की का हाइट कितना है 1.2 मीटर, तो ईडी और ये बीसी बराबर होगा, तो ये भी कितना होगा 1.2 मीटर। समझ में आया? तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख देते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो ईडी है, हाइट ऑफ द गर्ल, ये किसके बराबर होगा, सीबी के या बीसी के, और ये कितना दिया है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ये हमको इतना पता है। अब देखो, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा ट्राइंगल ए बी एफ, सॉरी एफ तो होगा नहीं, ए बी ई में, इन ट्राइंगल ए बी ई, तो ए बी ई में ये पूरा ए से लेकर बी तक हाइट आ रहा है, बीसी वाला नहीं आ रहा है ना, तो बीसी वाले को हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ए बी ई हम अगर लगाएंगे तो हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर सिर्फ हमको ए बी चाहिए, बीसी तो चाहिए नहीं। लेकिन ये जो 88.2 दिया है, ये पूरा एसी का वैल्यू है, तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, बीसी को माइनस करना होगा पूरा एसी में से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए बी लिखूंगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, और ए सी कितना दिया है 88.2 माइनस बी सी कितना दिया है 1.2, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7 और 8, तो कितना बचेगा 87 मीटर। ए बी का वैल्यू कितना आ गया 87 मीटर, और ए बी 87 है, तो यहाँ पे अगर मैं नाम दे दो, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ पी, ये एफ है, इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं पी, तो पी एफ कितना होगा, ये भी 87 होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है, यहाँ से पी एफ और ए बी सेम है, तो पी एफ बी कितना हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, ये हाइट हमको इतना दिया गया है। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लगाऊंगा, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 10 और थीटा, 30 डिग्री दिया है थीटा का वैल्यू इस ट्राइंगल में, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपन में बी ई, ए बी अपन में बी, 10 30 कितना होता है 1 अपन में √3 इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 87 अपन में बी ई। अब बी ई अगर मुझे निकालना है, तो बी ई यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो बी ई 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू √3 जो है 87 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और 87 √3 आ जाएगा अपना बीई, तो बीई का वैल्यू आ गया 87 √3 मीटर। ये आ गया आपने बीई का वैल्यू, पूरा बीई का वैल्यू। लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए बी एफ, हमको क्या चाहिए बी एफ वाला नहीं, बी एफ चाहिए, दूरी चाहिए बी एफ कि कितना बैलून ट्रेवल किया है दूरी यहाँ से नाउ चंदन सर स्टाइल। इन ट्राइंगल पी एफ ई, इन ट्राइंगल पी एफ ई, पी एफ ई में एंगल कितना दिया है 60, परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर अपन में बेस, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू पी एफ अपन में, पी एफ अपन में एफ ई, तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू पी एफ, पी एफ अभी मैं लिखा हूं कितना होगा 87, तो पी एफ कितना हो जाएगा 80, अरे भाई पी एफ कितना हो जाएगा 87। अच्छा, क्या हमको एफ ई निकालना है, एफ ई तो निकालना नहीं है, लेकिन एफ ई कब आएगा, जब मैं पूरा बीई में से, पूरा बीई में से अगर मैं बी एफ घटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा एफ ई, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, अच्छा मुझे एफ ई निकालना है ना, पहले एफ ई निकाल लेता हूं मैं, एफ ई, एफ ई यहाँ डिवाइड में उधर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई और √3 नीचे आ जाएगा, तो एफ ई इज इक्वल टू √3 नीचे आएगा, तो 87 अपन में √3 नीचे आया, रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ ई इज इक्वल टू 87 अपन में √3, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो एफ ई इज इक्वल टू 87 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 87 √3 अपन में √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब 3 से क्या मैं 87 को काट सकता हूं, तो कोशिश करते हैं,
3 2 जा 6, इसमें से 2 बचेगा 7, 3 9 जा 27, तो हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू 29√3 मीटर। एफ ई इज इक्वल टू 29√3 मीटर। लेकिन हमको क्या चाहिए, अभी देखो हम लोग क्या निकाले हैं, बीई निकाले हैं और एफ ई, लेकिन ये दोनों हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए बी एफ। कितना दूरी तय किया है, तो बी एफ निकालने के लिए पूरा में से मैं ये घटा दूंगा, पूरा में से ये घटा दूंगा। फिर से चंदन सा स्टाइल, मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है बी एफ। बी एफ निकालने के लिए बीई में से माइनस कर दूंगा मैं क्या, एफ ई। बीई कितना दिया हुआ है हमारा 87√3, तो 87√3 माइनस एफ ई कितना दिया है 29√3। ठीक है, अब 87 में से 29 माइनस करेंगे तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 और √3 मीटर। ये आ जाएगा बी एफ का वैल्यू, बी एफ का वैल्यू। तो बी एफ यानी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58√3 मीटर। देयरफॉर करके यहाँ पे लिख देंगे और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया सॉल्व। तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, यानी एक स्ट्रेट हाईवे है और एक टावर के फुट तक वो जा रहा है। तो हम एक टावर बना देते हैं और यहाँ से एक स्ट्रेट हाईवे बना देते हैं। ये जो स्ट्रेट हाईवे है ये कहाँ तक पहुंच रहा है, एक टावर के फुट तक। ये टावर है, टावर के फुट तक पहुंच रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो टावर के टॉप पर है, स्टैंड है मतलब खड़ा है टावर के टॉप पे। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से कार को ऑब्जर्व कर रहा है। हाईवे पे कार चल रहा होगा, इधर तो होगा नहीं हवा में, कहाँ चल रहा होगा, हाईवे पे एक कार चल रहा है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमको क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ अ टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यहाँ पे जो कार है वह किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, टावर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बढ़ रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद से जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिल रहा है वो कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। कब 60 डिग्री होगा, जब ये कार और आगे आ जाएगा, यानी यहाँ पे पहुंच रहा है कब, 6 सेकेंड बाद। और इसका जब देखा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन तो वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री देखने को मिल रहा है। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट से कार जो है वो टावर के पास तक पहुंच रहा है, टावर के फुट तक पहुंच रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसको, वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, अब कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो हम इतना तो अभी तक जान गए हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि ऊपर हॉरिजॉन्टल है, ये नीचे वाला लाइन है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए बी सी और इसको बोल दे रहे हैं डी, और इसका नाम हो जाएगा ए, सॉरी यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी। अगर ये ए पी पैरेलल होगा बी सी के, तो यहाँ से वर्टिक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री और ये 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग को पता है अगर ये बेस पता करना है, बेस पता करना है तो कुछ परपेंडिकुलर अपन में बेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दे रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी डी, हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो कौन सा थीटा लगेगा, tan थीटा। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, इसमें क्या दिया है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना दिया है बी डी, बेस दिया है बी डी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इज इक्वल टू ए बी अपन में बी डी। ए बी अपन में क्या हो गया बी डी हो गया इतना। अब ना ही हमको ए बी का वैल्यू पता है और ना ही बी डी का वैल्यू पता है। जब दोनों का वैल्यू नहीं पता है तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में इस्तेमाल करके और देखेंगे इन दोनों में से किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
अभी मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में वैल्यू कितना दिया है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है, ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी अपन में बेस क्या हो जाएगा, बी सी, बेस क्या हो जाएगा, बी सी, तो बेस की जगह पे क्या लिख देंगे, बी सी, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू हमको पहले से ही नहीं पता है, बी सी की जगह पे, क्या बी सी का वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो बी सी की जगह पे हम लोग क्या देंगे, सी डी प्लस में बी डी, मैं पूरा बी सी लाइन अगर बनाने जाऊं तो ये इतना और ये इतना मिला के बन रहा है, तो मैं लिख दूंगा बी डी प्लस में सी डी, बी डी प्लस में सी डी, यहाँ पे लिख दूंगा बी डी प्लस सी डी, समझ में आया। अच्छा, सी डी की जगह पे आप 6 सेकंड नहीं लिखोगे क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं दिया है, टाइम दिया है, तो सी डी की जगह पे हम 6 सेकंड अगर लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, बी डी प्लस सी डी यहाँ डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा बी डी प्लस में सी डी इज इक्वल टू √3, यहाँ पे √3 डिवाइड में है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ए बी क्या हो जाएगा, √3, ए बी √3। अब 3 वैल्यू आ गया, अब इसमें कंफ्यूजन होगा, बी डी इसका वैल्यू पता ही नहीं है, यही हमको ढूंढना है, और क्या दे दिया है, सी डी, सी डी का वैल्यू हमको पता नहीं है, ये टाइम दिया है तो हम 6 वहां पे नहीं रखेंगे। अच्छा, हमको इसी से मतलब है, ए बी तो पूछा नहीं है, तो ए बी को हम हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं, ए बी को। अब ए बी का वैल्यू कैसे आएगा, तो हम यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी डी यहाँ डिवाइड में दूसरी तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो बी डी √3 इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो गया, बी डी √3, और उस ए बी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा बी डी प्लस में सी डी इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू दिया है बी डी √3 इंटू में ये वाला √3, ये बी डी √3 कहाँ से आया, ए बी का वैल्यू यहाँ से बी डी √3 और ये √3 हुआ, इतना समझ में आया। बी डी यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, और बी डी दिया है तो कितना बी डी, 3 बी डी, 3 बी डी, √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3, और ये हो गया बी डी, बी डी ये इधर प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, यहाँ क्या बचेगा, सी डी इज इक्वल टू 3 बी डी, बी डी दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बी डी हो जाएगा, और 3 बी डी में से एक बी डी चला जाएगा तो 2 बी डी, यहाँ पे हो जाएगा 2 बी डी, यहाँ पे क्या है, सी डी। अब ध्यान से समझिए, सी डी बराबर दिया है 2 बी डी, सी डी बराबर दिया है 2 बी डी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिस्टेंस है, सी डी दिया है, बी डी दिया है, सी डी दिया है, बी डी दिया है, अब हम कैसे करें, टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया है, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस बराबर, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू में टाइम, तो हमको डिस्टेंस दिया है तो क्या मैं इसकी जगह पे स्पीड इंटू में टाइम लिख सकता हूँ, ये 2 दिया है, बी डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड इंटू में टाइम लिख सकता हूँ। अच्छा, सी डी के लिए, सी डी में पहुंचने के लिए टाइम अलग होगा तो इसको हम लोग बोल देंगे T1, बी डी में पहुंचने के लिए टाइम अलग होगा तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, T2। दूसरी चीज, स्पीड दोनों का सेम है, स्पीड दोनों का सेम है, अगर ये 4 होगा तो ये भी क्या होगा, 4, अगर ये 5 होगा तो ये भी क्या होगा, 5। अब हम क्या करेंगे, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, एस से एस कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा। अब ध्यान दो, नाउ चंदन सर स्टाइल, T1 हमको दिया हुआ है, CD का टाइम दिया हुआ है कितना, 6 सेकेंड इज इक्वल टू 2 इंटू में T2, 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 6/2 इज इक्वल टू T2, और 2 से 6 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 3, यानी 3 सेकेंड बराबर T2, यानी दूसरे वाले का समय BD D से लेकर B तक पहुंचने का जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 सेकेंड। तो देयरफॉर करके क्या लिख देंगे, देयरफॉर द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट फ्रॉम द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज 3 सेकेंड। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 के साथ हमारा जो चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगर ये वीडियो पूरा समझ में आया है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में वो पूरा सॉल्व कर लिए हैं। आशा है कि आप उस वीडियो को देखकर यहाँ पे आए होंगे।
जहां पे 11 से हमने 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।